2017 में साइंटिस्ट्स ने एक बार और समझने की कोशिश की कि अर्ली यूनिवर्स में इंटरमीडिएट मास ब्लैक होल्स कैसे बने होंगे, शायद डार्क मैटर की मदद से। डार्क मैटर अर्ली यूनिवर्स के स्ट्रक्चर के एवोल्यूशन में बहुत जरूरी रहा होगा। बिना डार्क मैटर के शायद यूनिवर्स भी नहीं होता। डार्क मैटर बहुत रहस्यमय है। हम जानते हैं कि ऑर्डिनरी मैटर पर उसका ग्रेविटेशनल पुल रहता है। ऐसा माना जाता है कि उससे अर्ली यूनिवर्स में बहुत बड़े स्टार्स बने थे। वो स्टार्स बाद में कोलैप्स होकर इंटरमीडिएट मास ब्लैक होल्स बन गए। ये आइडिया कुछ इस तरह का है। बिग बैंग के 10 करोड़ साल बाद डार्क मैटर जो पूरे यूनिवर्स को अपनी ग्रेविटी से कंट्रोल कर रहा था, बड़े बड़े लम्प्स बना रहा था, तब रेगुलर मैटर की सुपरसोनिक स्ट्रीम्स रही होंगी, जिन्हें बिग बैंग के बाद डार्क मैटर के ग्रेविटेशनल क्लस्टर्स की तरफ भेज दिया गया होगा, जहां वो एक साथ मिल रहे थे। जब साइंटिस्ट ने इसका सिमुलेशन तैयार किया, तब उन्होंने पाया कि डार्क मैटर की स्ट्रॉन्ग ग्रेविटी गैस के बड़े क्लाउड्स को खींच सकती थी। आप एक्चुअली संचित कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए सन के मास के 34,000 गुना बड़े स्टार जैसे ऑब्जेक्ट को बनाया गया होगा। वो कोलैप्स होकर एक ब्लैक होल बनाने के लिए काफी है। 34,000 सोलर मैसेस का एक ब्लैक होल इंटरमीडिएट मास कैटेगरी में फिट हो सकता है। वो इतना बड़ा रहा होगा कि एक सुपर मैसिव ब्लैक होल बना सके। ये मुमकिन है कि डार्क मैटर जो बिग बैंग के 10 करोड़ साल बाद गैस की स्ट्रीम्स को डायरेक्शन दे रहा था, इन सुपरमैसिव ब्लैक होल्स के बीच की तरह हो। इंटरमीडिएट मास ब्लैक होल्स चाहे कैसे भी बने हो, पर उनसे अर्ली यूनिवर्स में सुपरमैसिव ब्लैक होल्स को अच्छी तरह एक्सप्लेन किया जा सकता है। अब सवाल ये है कि वो बड़े कैसे हुए। इस बीज से एक ऐसा ब्लैक होल कैसे बना जिसका मास सन से 1 अरब गुना था। शायद शुरुआती इंटरमीडिएट मास ब्लैक होल्स की भूख बहुत बड़ी थी। वो फीड करते करते सुपरमैसिव बन गए और यूनिवर्स उन्हें जो भी सर्व करता गया वो उसे कंज्यूम करते गए। एस्ट्रोनॉमर्स ये जानना चाहते हैं कि शुरुआती सुपरमैसिव ब्लैक होल्स इतनी जल्दी बड़े कैसे बन गए। क्या उनकी शुरुआत इंटरमीडिएट मास ब्लैक होल्स के तौर पर हुई जो बड़े साइज के मील्स कंज्यूम करते थे? ऐसा मुमकिन है कि ये इंटरमीडिएट मास ब्लैक होल्स एक बहुत ही रेयर एनवायरनमेंट में बने होंगे, जहां नए मटेरियल को बहुत हाई रेट में पुल करना पॉसिबल होगा। अभी तक हमारे पास बस एक ही इंटरमीडिएट मास ब्लैक होल का डायरेक्ट एविडेंस है और हम ये नहीं जानते कि वो कैसे फीड करता या बड़ा होता है, लेकिन हम इसे बड़े ब्लैक होल्स से समझ सकते हैं। 2019 में रिसर्चर्स ने सुपरमैसिव ब्लैक होल्स की तलाश की जो अभी भी फीड कर रहे हैं। उन्हें यूनिवर्स के शुरुआत के 12 क्वेज़ार्स का पता चला है। क्वेज़र्स यूनिवर्स के सबसे ब्राइट ऑब्जेक्ट्स होते हैं और वो तब बनते हैं जब एक गैलेक्सी के सेंटर में एक सुपरमैसिव ब्लैक होल गैस और डस्ट कंज्यूम कर रहा हो और उसमें बहुत ज्यादा अमाउंट में एनर्जी और रोशनी निकल रही हो। इन अर्ली गैलेक्सीज के आसपास बहुत बड़े गैस रिजर्वॉयर्स होते हैं जिन्हें हाइड्रोजन हेलोस कहते हैं। ये बढ़िया है क्योंकि ये उन सुपरमैसिव ब्लैक होल्स के फ्यूल का काम करते हैं। ठंडी गैस उन ब्लैक होल्स में जाकर उन्हें फीड कर सकती है। इस ठंडी गैस के बड़े हेलोस भी स्टार्स के बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं। हाइड्रोजन के ये बहुत ही बड़े हेलोस जो अर्ली गैलेक्सीज के पास होते हैं, इन्हें इस्तेमाल किया जाता है पावर स्टार फॉर्मेशन में। स्टार फॉर्मेशन एक ऐसा खतरनाक प्रोसेस है जिससे एक गैलेक्सी में टर्ब्यूलेंस आ सकता है। उस टर्ब्यूलेंस से गैस ब्लैक होल के अंदर चली जाती है और उससे ब्लैक होल और भी बड़ा हो जाता है। हाइड्रोजन हेलोस ने अर्ली सुपरमैसिव ब्लैक होल्स को बड़ा होने में मदद की होगी। इसी प्रोसेस से इंटरमीडिएट मास ब्लैक होल्स को तेजी से बड़ा होने में मदद मिली होगी। क्या सबसे बड़े ब्लैक होल से हमें उसके वजन बढ़ने के अलग तरीके पता चल सकते हैं? अक्टूबर 2019 में एस्ट्रोनॉमर्स ने टेलीस्कोप्स की मदद से एक क्लियर गैलेक्सी को एक्सप्लोर किया जिसका नाम था M77। ये गैलेक्सी हमारे इतनी ज्यादा नजदीक है
कि हम बहुत आसानी से इसके सेंट्रल इंजन को स्टडी कर सकते हैं, वो भी बहुत ज्यादा बारीकी से। ना सिर्फ हमें इसका ब्राइट कोर, इसका ब्राइट न्यूक्लियस दिख रहा है, बल्कि हम इसके स्पाइरल आर्म्स और गैलेक्सी का स्ट्रक्चर भी देख सकते हैं। हम देख सकते हैं कि ये किस तरह से अरेंज्ड है। जब हमने M77 के सेंट्रल सुपरमैसिव ब्लैक होल को स्टडी किया तो हम हैरान रह गए। उसकी फीडिंग सिर्फ एक नहीं बल्कि 2 अक्रीशन डिस्क से हो रही थी जो उल्टी दिशा में घूम रही थी। अक्सर एक ब्लैक होल के पास सारी गैस एक ही दिशा में घूमती है, जिससे गैस का एक स्लो फॉल होता है और फीडिंग भी स्लो होती है। इस केस में एक डिस्क एक तरफ घूम रही है तो दूसरी डिस्क उल्टी दिशा में। ये बहुत अनस्टेबल है और इससे ढेर सारी गैस ब्लैक होल के अंदर एब्जॉर्ब हो सकती है। इन डिस्क्स का मटेरियल बिल्कुल एक बड़े रेडी टू ईट मील जैसा है, पर डिनर तब तक नहीं दिया जाएगा जब तक बाहरी डिस्क स्लो नहीं हो जाती। अगर एक गैलेक्सी के सेंटर में एक ब्लैक होल है और आप एक ऑर्बिट में इतनी तेजी से चक्कर लगा रहे हैं कि आपका ऑर्बिट मेंटेन्ड हो, तो आप कभी ब्लैक होल में नहीं गिरेंगे। आप बस अपने ऑर्बिट में हमेशा चक्कर लगाते रहेंगे, ठीक वैसे जैसे अर्थ सन का चक्कर लगाती है। अगर आपको ब्लैक होल में जाना है तो आपको अपनी स्पीड कम करनी पड़ेगी। बाहरी अक्रीशन डिस्क धीरे धीरे धीमी होती जाएगी और उसका ऑर्बिट इनर डिस्क के पास आता जाएगा। काउंटर रोटेटिंग मटेरियल के खतरनाक टकराव होने शुरू हो जाएंगे। डबल एक्रीशन डिस्क होना बिल्कुल 2 सोडा कैंस एक साथ पीने जैसा है। आपको वो टेस्टी तो लगेगा, पर आपके अंदर बहुत सारी गैस भी बनेगी जो खतरनाक साबित हो सकती है। कुछ लाख सालों में ये डबल डिस्क आपस में भयानक रूप से टकराएंगी और इनका सारा मटेरियल सेंट्रल सुपरमैसिव ब्लैक होल में चला जाएगा। वो एक ही बार में सब कुछ निकल जाएगा और एक बहुत बड़ा कॉस्मिक बर्प होगा। फरवरी 2020 में ओफाइकस गैलेक्सी क्लस्टर में हमने देखा कि एक कॉस्मिक बर्प से क्या डैमेज हो सकता है। ओफाइकस गैलेक्सी क्लस्टर बहुत सारी गैलेक्सीज का एक कलेक्शन है जो आपस में ग्रेविटी से जुड़ी हुई हैं और उन गैलेक्सीज के बीच में गैस है। जब एस्ट्रोनॉमर्स ने उस गैस को स्टडी किया तो उन्हें पता चला कि उसमें एक बहुत बड़ा आर्किंग स्ट्रक्चर है और वो असल में एक कैविटी का एज है। उस गैस में बहुत बड़ा होल है और वो हमारी पूरी मिल्की वे गैलेक्सी से 15 गुना ज्यादा बड़ा है। इतना तो पक्का है कि इस होल के बनने में कुछ बहुत ही ज्यादा खतरनाक हुआ होगा। इस बबल का साइज मुझे बहुत हैरान कर रहा है। हमें इस गैस में जो होल दिखा है उसकी चौड़ाई करीब 10 लाख मिलियन लाइट ईयर्स है। जिस बर्प से ये कैविटी बनी होगी वो बहुत ज्यादा पावरफुल रहा होगा। इसके बारे में कई आइडियाज हैं, पर सिर्फ एक है जो इसे एक्सप्लेन कर सकता है कि ये एक सुपरमैसिव ब्लैक होल है। एक सुपरमैसिव ब्लैक होल जो अचानक बहुत लालची हो गया। इस तरह के एनर्जेटिक इवेंट के लिए ब्लैक होल को फीडिंग की जरूरत होती है, वो भी 1 मील नहीं बल्कि हजारों मील्स, वो भी एक साथ एक वक्त पर। आप कह सकते हैं उसे इंटरगैलेक्टिक बफे की जरूरत है। शायद अतीत में इस ब्लैक होल में जो भी मटेरियल गिरता जा रहा था ये उसे निगलता जा रहा होगा। ये बहुत ज्यादा गर्म हो गया और ये जेट्स में बहुत ज्यादा मटेरियल को बाहर की तरफ शूट करने लगा जो डिस्क के पोल से बाहर आया और वो तेजी से गैस को चीरते हुए गया जिससे कि ये एक बड़ी कैविटी बन गई। उस विशाल कॉस्मिक बर्प से सुपरमैसिव ब्लैक होल का खाना उससे बहुत दूर चला गया और उसका बफे वहीं पर समाप्त हो गया, जिससे उसकी ग्रोथ भी रुक गई। अगर एक इंटरमीडिएट मास ब्लैक होल इतना लालच करता तो उसका भी यही हाल होता। ये वजन बढ़ाने और सुपरमैसिव बनने का सही तरीका नहीं है। ये वो तरीका नहीं है जिससे कि अर्ली सुपरमैसिव ब्लैक होल्स इतने बड़े साइज के हो गए। क्या और कोई तरीका है जिससे सुपरमैसिव ब्लैक होल्स अर्ली यूनिवर्स में बिना ओवर ईटिंग किए बने थे? शायद ब्लैक होल्स आपस में टकराकर बहुत बड़े साइज के बन गए। नवंबर 2018 में जब एस्ट्रोनॉमर्स पास की सैकड़ों गैलेक्सीज को इंफ्रारेड लाइट से स्कैन कर रहे थे
तब उन्हें कुछ अविश्वसनीय दिखा। कुछ गैलेक्सीज में सिर्फ एक नहीं बल्कि 2 सुपरमैसिव ब्लैक होल थे। क्या ब्लैक होल्स की इन जोड़ियों से यूनिवर्स के शुरुआती दौर में उनके इतनी जल्दी बड़े हो जाने का रहस्य सुलझ सकता है? वो इंफ्रारेड इमेजेस जिनमें गैलेक्सी के सेंटर में एक सुपर मैसिव ब्लैक होल की जोड़ियां थी, वो कॉमन नहीं था। और सच में उन इमेजेस को देखकर मैं पूरी तरह हैरान रह गया। सुपरमैसिव ब्लैक होल्स की ये जोड़ियां इसलिए मौजूद हैं क्योंकि 2 गैलेक्सीज मर्ज हुई थीं। अब तक हमने यूनिवर्स के बारे में जो समझा है वो ये है कि गैलेक्सीज शुरुआत में छोटी होती हैं और बाकी गैलेक्सीज से टकराकर बड़ी बनती हैं, तो एक दूसरे के आसपास चक्कर लगाती हैं और भयानक हमला करती हैं। वो बहुत खतरनाक होता है। जब गैलेक्सीज मर्ज होती हैं, तब सेंट्रल सुपरमैसिव ब्लैक होल्स भी मर्ज होते हैं। वो एक दूसरे से टकराते हैं और कंबाइन होकर एक बड़ा ब्लैक होल बनाते हैं। गैलेक्सी स्केल मर्जर्स सुपरमैसिव ब्लैक होल्स के लिए सबसे अच्छे ग्रोथ मैकेनिज्म में से एक हैं। शायद अर्ली यूनिवर्स में स्टेलर या इंटरमीडिएट मास के ब्लैक होल्स कई बार मर्ज हुए होंगे। वो इतने भारी हो गए होंगे कि अंत में वो सुपरमैसिव हो गए होंगे। हमें नहीं पता कि अर्ली यूनिवर्स में सुपरमैसिव ब्लैक होल मर्जर्स कितने कॉमन थे, पर हमें लगता है कि वो आज से ज्यादा कॉमन थे क्योंकि तब गैलेक्सीज बहुत पास थी। आज हमें जो सुपरमैसिव ब्लैक होल्स दिखते हैं, उन्हें बनाने में लाखों मर्जर्स हुए होंगे, जो अपने आप में काफी मुश्किल रहा होगा। अगर इतने सारे मर्जर्स हुए होंगे, तब एक बात बिल्कुल हैरान कर देने वाली है। हमें अब यूनिवर्स में जो ब्लैक होल्स मिलते हैं, वो सभी या तो स्टेलर मास के या सुपरमैसिव हैं। आप ऐसा समझ सकते हैं कि सुपरमैसिव ब्लैक होल्स छोटे ब्लैक होल्स के मर्ज होने से बनते हैं, इसीलिए हमें छोटे से लेकर बड़े ब्लैक होल्स मिलने चाहिए, पर ऐसा बिल्कुल नहीं है। हमें इंटरमीडिएट मास ब्लैक होल्स नहीं मिलते। मेरा सवाल है कि 10,000 सोलर मास और 1,000 सोलर मास वाले ब्लैक होल्स कहाँ हैं? पर एक और प्रॉब्लम है। हमने कभी एक सुपरमैसिव ब्लैक होल मर्जर होते हुए नहीं देखा। हमने सुपरमैसिव ब्लैक होल को मर्जिंग की तरफ बढ़ते देखा और हमने वो ब्लैक होल्स देखे हैं जो मर्जिंग कर चुके हैं, पर कभी उन्हें ऐसा करते नहीं देखा। जब सुपरमैसिव ब्लैक होल्स मर्ज होते हैं, तब वो एक दूसरे के आसपास घूमते हैं और जितना करीब आते हैं उतना तेज होते जाते हैं। पर उन्हें मर्ज होकर एक सिंगल ब्लैक होल बनाने के लिए उस एनर्जी को खोने की जरूरत है जिसे ऑर्बिटल एनर्जी कहा जाता है। सुपर मैसिव ब्लैक होल्स के मर्जर का मतलब है कि उन्हें एक दूसरे के पास आना होगा और इसके लिए उनके ऑर्बिट्स को डीके होना होगा और इसके लिए ऑर्बिटल एनर्जी को लूज करना जरूरी है। एनर्जी लूज करने के लिए मर्ज हो रहे सुपरमैसिव ब्लैक होल्स आसपास के स्टार्स के ऑर्बिट्स को डिस्टर्ब करते हैं, जिससे वो अपने पाथ से भटक जाते हैं। तो एक ऐसा स्टार जो बहुत छोटा है और जिसका मास हमारे सन के बराबर है, वो अगर ऐसे 2 ब्लैक होल्स के बीच आ गया तो उसे सीधा गैलेक्सी के बाहर पूरे फोर्स के साथ फेंक दिया जाएगा और फिर वो कभी नजर नहीं आएगा। जब भी सुपरमैसिव ब्लैक होल्स एक स्टार को बाहर निकालते हैं, उनकी कुछ ऑर्बिटल एनर्जी कम हो जाती है और वो और भी करीब आ जाते हैं। जब वो सभी स्टार्स को बाहर निकाल देंगे तो कुछ बचेगा ही नहीं। अब मर्जर रुक जाता है। आइस स्केटिंग करती हुई किसी जोड़ी की तरह दोनों सुपरमैसिव ब्लैक होल्स जितना हो सके एक दूसरे के आसपास चक्कर लगाते हैं, लेकिन वो साथ नहीं आ पाते। हो सकता है ये दोनों ब्लैक होल्स ऐसे ही एक दूसरे के आसपास अरबों सालों तक चक्कर लगाते रहे हों। इसे कहते हैं फाइनल पार्सेक प्रॉब्लम। 1980 में एक रिसर्च पेपर था जिसमें इस प्रॉब्लम के बारे में लिखा गया था कि सुपरमैसिव ब्लैक होल सिर्फ एक दूसरे के पास 3 पार्सेक या 3 लाइट ईयर्स पर आ सकते हैं, पर वो एक दूसरे से मर्ज नहीं हो सकते। हमारा मानना है कि सुपरमैसिव ब्लैक होल्स को मर्ज होना चाहिए। हमें पता है गैलेक्सीज मर्ज होती हैं, तो अगर ब्लैक होल्स मर्ज नहीं होते तो हमें कई ब्लैक होल्स यूनिवर्स में दिखते, पर ऐसा नहीं है। हर गैलेक्सी में एक ही ब्लैक होल होता है, तो वो मर्ज कैसे होते हैं? साइंटिस्ट्स यूनिवर्स की शुरुआत की रहस्यमयी फोर्सेस पर भी स्टडी कर रहे हैं। क्या पहले सुपरमैसिव ब्लैक होल्स का साइज
किसी इनविजिबल फोर्स ने बढ़ाया। कॉस्मोलॉजी की सबसे बड़ी मिस्ट्रीज में से एक है कि पहले सुपरमैसिव ब्लैक होल्स इतनी जल्दी इतने बड़े कैसे बन गए। हमें लगता है कि मर्जर से हमें इसका जवाब मिल जाएगा। हम ये भी जानते हैं कि सभी ब्लैक होल्स फीडिंग से बड़े होते हैं, पर हमें और क्लूज चाहिए। अर्ली यूनिवर्स की ऐसी कई चीजें हैं जिनके बारे में हम नहीं जानते। हम यूनिवर्स में जितनी गहराई में जाते हैं हमें वो उतना ही अलग लगने लगता है, और ये अपने आप में बहुत इंटरेस्टिंग भी है, क्योंकि अब आपको फिजिक्स की मदद से इन अजीब ऑब्जर्वेशंस को एक्सप्लेन करने की कोई भी जरूरत नहीं है। अर्ली यूनिवर्स के तेजी से बढ़ने वाले सुपरमैसिव ब्लैक होल्स को समझने के लिए फिजिसिस्ट्स को अब कहीं और भी ध्यान लगाना होगा। उन्हें मैग्नेटिक फील्ड्स को समझना होगा। मैग्नेटिक फील्ड्स असल में बहुत कॉम्प्लेक्स होती हैं, उन्हें कैलकुलेट करना टफ है, उन्हें समझना बहुत मुश्किल है। एस्ट्रोनॉमर्स इस टॉपिक को अक्सर अवॉइड करते हैं। हमें पता है वो एग्जिस्ट करती हैं, पर हम उनके बारे में बात नहीं करते। अभी हाल ही में लोगों ने गैलेक्सी फॉर्मेशन के मॉडल्स में मैग्नेटिक फील्ड्स को शामिल करना शुरू किया है, और हो सकता है कि इन मैग्नेटिक फील्ड्स के प्रभाव से ही ये सुपरमैसिव ब्लैक होल्स बन गए हों। ये जानने के लिए कि मैग्नेटिक फील्ड्स ने किस तरह अर्ली सुपरमैसिव ब्लैक होल्स पर प्रभाव डाला, हमें इसे शुरू से समझना होगा। बिग बैंग के तुरंत बाद फर्स्ट पार्टिकल्स बने, ठंडे हुए और इलेक्ट्रिकली चार्ज्ड हो गए। तब सब कुछ बहुत अलग था, आज के मुकाबले तो बहुत ही अलग था। पार्टिकल्स तेजी से घूम रहे थे, सब कुछ चार्ज्ड था, वो एक बहुत ही अलग माहौल था। तब कोई स्टार्स नहीं थे, ना ही एटम्स थे, पर कुछ साइंटिस्ट्स का मानना है कि उन मूविंग चार्ज्ड पार्टिकल्स से पहली मैग्नेटिक फील्ड्स बनी थी। यूनिवर्स की शुरुआत में मैग्नेटिक फील्ड्स हर जगह थी। वो मैग्नेटिक फील्ड्स बहुत ही लंबी दूरी तक एक्सटेंड रही होंगी, बिल्कुल अर्ली यूनिवर्स को कवर करने वाले एक बड़े वेब की तरह। कितनी कमाल की बात है ना। धीरे धीरे एटम्स बने और गैस के क्लाउड्स में बदल गए। इनसे पहली गैलेक्सीज बनी और उनके सुपरमैसिव ब्लैक होल्स बने। अब इस दौरान मैग्नेटिक फील्ड्स बदल गईं। वो इन नई गैलेक्सीज के आसपास ही सिमट गईं, पर कैसे ये हमें नहीं पता। मैग्नेटिक फील्ड्स को प्रेडिक्ट कर पाना बहुत ही मुश्किल होता है। उनके लिए बहुत ही मुश्किल कैलकुलेशन करने होते हैं, जो हमने अभी सिर्फ करने शुरू ही किए हैं। 2017 में साइंटिस्ट्स ने एक क्रांतिकारी कंप्यूटर मॉडल बनाया जो समय के साथ बदलते मैग्नेटिज्म को सिमुलेट करता है। उसकी इमेजेस में मैग्नेटिक फोर्सेस की लाइंस हैं जो स्पेस में बहुत ज्यादा फोकस्ड और स्ट्रॉन्ग हैं। कुछ एस्ट्रोनॉमर्स का मानना है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस से अर्ली गैलेक्सीज और उनके बीचों बीच सुपरमैसिव ब्लैक होल्स बने होंगे। मैग्नेटिक फील्ड्स मटेरियल को स्पेस में पुश कर सकती हैं, तो एक पॉसिबिलिटी ये है कि मैग्नेटिक फील्ड्स मटेरियल को एक ब्लैक होल की तरफ पुश करती होंगी और वो इसकी वजह से ग्रो करने लगता है। और स्पेस की यही बात मुझे सबसे ज्यादा दिलचस्प लगती है। आज हम जानते हैं कि प्लैनेट्स के आसपास मैग्नेटिक फील्ड्स डस्ट पार्टिकल्स को दूर रखने का काम करती हैं। एक बहुत बड़े स्केल पर मैटर को अर्ली यूनिवर्स में गैलेक्सी के सेंटर तक पहुंचाया गया होगा। क्या उन अर्ली गैलेक्सीज की मैग्नेटिक फील्ड्स वो स्ट्रीम्स थी जिनसे ज्यादा मटेरियल अंदर की तरफ गया और हो सकता है उससे एक बहुत बड़ा ब्लैक होल बन गया हो? साइंटिस्ट्स यूनिवर्स के शुरुआत में मैग्नेटिज्म के प्रभाव को समझने की कोशिश कर रहे हैं, पर यह उन कई वजहों में से एक होगा जिसने अर्ली सुपरमैसिव होल्स को बनाने में योगदान दिया। हमारे पास कई थियोरीज हैं कि सुपरमैसिव ब्लैक होल्स आखिर किस तरह से बने होंगे, लेकिन जब तक हम उन्हें खुद बनते हुए नहीं देख लेते तब तक हम ये नहीं कह सकते कि कौन सी थ्योरी इस बात को साबित करती है। शायद कोई और ऐसी वजह है जिसके बारे में हमने सोचा भी नहीं है, जिससे ये अर्ली सुपरमैसिव ब्लैक होल्स बहुत कम वक्त में बहुत बड़े बन गए। उम्मीद है एक दिन यूनिवर्स के ये मॉन्स्टर्स अपने राज का पर्दाफाश करेंगे। सुपरमैसिव ब्लैक होल रिसर्च मुझे सच में बहुत कमाल का लगता है। ये बहुत ज्यादा कूल है। ये एक्सप्लेन करना जरूरी है कि ये अर्ली सुपरमैसिव ब्लैक होल्स कैसे बने थे, तभी हम ये समझ सकते हैं कि हमारा यूनिवर्स काम कैसे करता है।
सुपर मैसिव ब्लैक होल्स कॉस्मिक चेंज के इंजन्स हैं। वो मैटर का एक बहुत बड़ा सेंटर है और क्योंकि वो इतने बड़े हैं इसलिए उनसे गैलेक्सीज का एवोल्यूशन हो सकता है। ये फिजिक्स की मिस्ट्रीज में वो मास्टर की है जिसे अब तक सुलझाया नहीं जा सका है। हमारे पास यहाँ एक मौका है कि हम सुपर मैसिव ब्लैक होल को अच्छे से समझ सकें, ताकि हम ये समझ सकें हमारी गैलेक्सीज कैसे फॉर्म हुई, ये स्टार्स कैसे बने जैसे कि सन, और हमारी लाइफ कैसे बनी।